नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला द बोनस का सेविंग फोकस्ड कार्यक्रम पासबुक द सेविंग शो और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। असेसमेंट ईयर 2026 और 27 के लिए रिटर्न की आखिरी तारीख यानी 31 जुलाई अब करीब आ रही है, लेकिन रिटर्न भरना सिर्फ फॉर्म 16 की जानकारी कॉपी करना नहीं है। AIS, TIS, फॉर्म 26 ES, बैंक इंटरेस्ट, कैपिटल गेन्स, म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस, हाउस प्रॉपर्टी और फॉरेन एसेट जैसी जानकारियों का सही मिलान भी उतना ही जरूरी है। गलत फॉर्म चुनने या कोई आय छूटने से डिफेक्टिव रिटर्न या टैक्स मिसमैच हो सकता है। आज के शो में हम समझेंगे कि ITR भरने से पहले क्या तैयारी आपको करनी चाहिए, किन लोगों के लिए ITR भरना जरूरी है, डेडलाइन अगर मिस हो जाती है तो क्या नुकसान हो सकते हैं और रिटर्न फाइलिंग को आसान कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले ऑन द शो में आपके लिए क्या खास है, सबसे पहले हम उस पर नजर डालते हैं। देखिए, ITR फाइलिंग से पहले जरूरी चेकलिस्ट, जो चेकलिस्ट आपको बनानी है वो कौन कौन सी होनी चाहिए उस पर हम आज बात करेंगे। वहीं AIS और फॉर्म 26 ES कितने जरूरी हैं इसके बारे में भी हम आज समझने वाले हैं। वहीं रिटर्न फाइलिंग में छूट जाती है कौन सी आय, इस पर भी बात होगी और फिर हम ये भी बात करेंगे कि लेट फाइलिंग और करेक्शन के नियम आखिरकार क्या है। इन केस आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, डेडलाइन मिस हो जाती है, लेट फाइलिंग की वजह से क्या परेशानी हो सकती है और करेक्शन के नियम जो हैं वो क्या हैं, तो इन सब के बारे में आज विस्तार से बात होने वाली है। अब चलिए हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं अमित को किस लापरवाही की वजह से मिला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस। नोएडा के रहने वाले अमित को जैसे ही फॉर्म 16 मिला, उन्होंने तुरंत ITR भर दिया। ना तो अमित ने AIS जांचा और ना ही फॉर्म 26 AS की पड़ताल की। बाद में पता चला कि सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट, ऑटो रिन्यू हुई FD का ब्याज और म्यूचुअल फंड स्कीम स्विच से हुआ कैपिटल गेन रिटर्न में शामिल ही नहीं था। इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स और उनके ITR में अंतर आने के कारण उन्हें विभाग की सूचना मिली। इसके बाद उन्होंने सभी बैंक स्टेटमेंट्स, कैपिटल गेन्स स्टेटमेंट्स और AIS का मिलान करके रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल किया। चलिए अब जल्दी से चर्चा को शुरू करते हैं और अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन हम आपसे करवा देते हैं। GK केटिया एंड को आज हमारे साथ सर जुड़ रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि सर CA हैं गोपाल केटिया। सर आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हमारे दर्शकों को ITR फाइलिंग, टैक्स कंप्लायंस, AIS, फॉर्म 16 और टैक्स नोटिस से जुड़ी ज़रूरी जानकारियां आज आसान भाषा में सर समझाने वाले हैं। सर सबसे पहला सवाल तो मेरा यही कि जो अभी स्टोरी हमें अपने दर्शकों को दिखाई, अब उस स्टोरी से हमें क्या सबक लेना चाहिए। दूसरा सवाल ये कि अमित ने AIS को चेक नहीं किया, फॉर्म 26 को भी नकार दिया। कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो उन्होंने उस दौरान की? देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय सारे जरूरी दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है 3 तरह के स्टेटमेंट जो है अपनी पोर्टल पर अपलोड करता है, जो 26 AS है, AIS है एंड TIS है। बिल्कुल। तो होता क्या है कि हमारे पास फॉर्म नंबर 16 आ गया और पता चला कि 26 AS में वो गलत तरीके से रिप्रोडक्शन उसको वहां पे हो रखा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंगलोर में जब CPC उसको प्रोसेस करता है, वो अपने सिस्टम से प्रोसेस करता है और वो मिसमैच हो जाता है और वहां पे डिफेक्टिव रिटर्न हो जाती है या हमारे पास नोटिस आ जाता है। तो रिटर्न फाइल करते समय हमारे सारे दस्तावेज, जैसे फॉर्म नंबर 16 है, 16A है, हमारे पास 26 AS से मैच पूरा होना चाहिए। हमारे पास बैंक में जो FD है उस पर इंटरेस्ट जो आया है वो हमारे पास डिटेल होनी चाहिए। हम ओल्ड स्कीम अभी भी एग्जिस्ट करती है, ओल्ड रिजीम में अगर रिटर्न फाइल कर रहे हैं हम, तो उसकी भी तैयारी हमें पूरी रखनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए, हमारे पास इंश्योरेंस प्रीमियम का डॉक्यूमेंट होने चाहिए, हमारे पास अगर हमने अगर एजुकेशन लोन लिया हुआ है तो उससे रिलेटेड इंटरेस्ट का फिगर हमारे पास होना चाहिए। सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए और हमें न्यू टैक्स रेजीम में अपना कैलकुलेशन करके टैक्स डिटरमाइन करना चाहिए और साथ ही साथ हमें ओल्ड रेजीम में भी अपना टैक्स डिटरमाइन करना चाहिए और दोनों में जो हमारा टैक्स कम बनता है उस टैक्स के बेसिस पर हमें रिटर्न फाइल
करनी चाहिए। तो इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है रिटर्न फाइल करते समय। बिल्कुल, तो इन बातों का ध्यान रखना है। टैक्स पेयर आप हैं और आईटीआर फाइल अगर आप करने जा रहे हैं तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पहले से ही तैयार रखने चाहिए। सर, अगर किसी पर्सन की जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो क्या फिर उसे आईटीआर भरना पड़ सकता है? देखिए, इनकम टैक्स में सेक्शन 139(1) में जो प्रोविजो है उसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि बहुत सारे केसेस में आपकी इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट से कम हो सकती है, लेकिन आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत है। वो केसेस क्या क्या हैं? जैसे आपने बिजली का बिल का पेमेंट किया, पूरे साल में 1 लाख से ज्यादा बिजली का पेमेंट किया आपने फॉरेन ट्रेवल किया, 2 लाख से ज्यादा आपने फॉरेन ट्रेवल में खर्चा किया आपने करंट बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया से ज्यादा आपने जमा करवा दिया, चाहे बैंक के थ्रू हुआ हो या कैश नगद जमा हुआ हो। आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा आपने जमा करवा दिया इस तरह की जो चीजें होती हैं, आपके पास टीडीएस रिफंड आपका बनता है, इवन दो आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत है। आपका अगर लॉसेज है, कैपिटल लॉस है, आपको बिजनेस का लॉस है, उसको कैरी फॉरवर्ड करना है आपको, तो ड्यू डेट से पहले उसकी रिटर्न फाइल करने की आपको जरूरत है। और एक जो बहुत जरूरी चीज जो सबको ध्यान में रखनी चाहिए, अगर किसी इंडिविजुअल एसएससी का इंडिया से बाहर फॉरेन में अगर बैंक अकाउंट है या फॉरेन एसेट्स है तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न में एफए शेड्यूल है उसको भरने की जरूरत है और उनको रिटर्न फाइल करने की कंपलसरी जरूरत है, इवन दो उनकी टैक्सेबल इनकम से कम इनकम बनती हो। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सर, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी बीमा मुआवजे के लिए आईटीआर को जरूरी बताया था, लेकिन अगर हम इसके फायदे अगर समझें आईटीआर फाइलिंग के, तो सर क्या फायदे हैं? अगर आसान भाषा में अगर हमारे दर्शकों को आप समझा पाए। देखिए, पहली चीज तो मैं आपको ये बतला दूं, इनकम टैक्स में 276C एक सेक्शन है जो कहता है कि अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी तो आपको जेल भी हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस सेक्शन को बहुत कम इन्वोक करता है, लेकिन ऐसा प्रावधान कानून में है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके पास अगर टैक्सेबल इनकम है और आपने रिटर्न फाइल नहीं करी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कभी भी आपके पास नोटिस आ सकता है। उस नोटिस के एवज में आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी और आपको उसमें इंटरेस्ट एंड पेनल्टी वो इम्पोज हो सकती है, और पेनल्टी जो है 100% से 200% तक की पेनल्टी आपको लग सकती है टैक्स अमाउंट का। आप अगर कहीं लोन लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपकी इनकम को सर्टिफाई करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो एक बहुत वैलिड डॉक्यूमेंट है और सारे बैंक्स और एनबीएफसी कंपनी जो है उस पर रिलाई करते हैं। तो वहां पर आपको इसकी जरूरत होती है। आप इंडिया से बाहर जाते हैं, वीजा लगाते हैं, वहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न की जरूरत होती है। तो बहुत जगह आपको इनकम टैक्स रिटर्न की जरूरत होती है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना वैसे भी हमारी नेशनल ड्यूटी है, लेकिन कानून में प्रावधान है कि आपको समय पर और अपनी सही तरीके से रिटर्न फाइल आपको जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल सर, अगर आसान भाषा में अगर समझें, और कई बार ऐसा होता है कि लोगों को नहीं पता होता AIS, TIS और फॉर्म 26AS के बारे में, अगर इनमें डिफरेंस अगर समझना चाहें, क्या डिफरेंस है सर, और रिटर्न फाइलिंग से पहले इनको मैच करना क्यों जरूरी है? देखिए, जैसे आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं और आप ये इंश्योर करते हैं बैंक पासबुक अपडेट करवा के या बैंक स्टेटमेंट लेके कि बैंक ने आपका वो पैसा जमा किया या नहीं किया, उसी तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है फॉर्म नंबर 26AS बनाता है, अपनी पोर्टल पे अपलोड करता है। 26AS जो फॉर्म होता है उसमें आपके जितने भी टीडीएस कटे हैं, आपने बैंक में एफडी किया है, बैंक एफडी पर आपको ब्याज मिला है, ब्याज पर आपका टीडीएस कटा है, आपको सैलरी इनकम मिली है, सैलरी इनकम पे आपका टीडीएस कटा है, आपकी प्रोफेशनल इनकम है उस पर 10% आपका टीडीएस कटा है, आपने रेंटल इनकम आपके पास आ रही है उस पर आपका टीडीएस कटा है। बहुत सारे ऐसे टीडीएस के प्रावधान हैं जिसमें टीडीएस कटता है और वो टीडीएस का रिफ्लेक्शन जो है 26AS में होता है और वहां से आप मैच कर सकते हैं कि आपका वहां पे टीडीएस का क्रेडिट जो है हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो आप डिडक्टर को बोल करके उसको रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। तो 26AS का तो ये इंपॉर्टेंस हो गया। उसके बाद हम आते हैं आपके पास एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है AIS में बहुत सारी ऐसी इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन होती है जो वो लोग अपलोड करते हैं। जैसे आपने घर परचेज किया या घर सेल किया
30 लाख से ज्यादा अगर घर परचेज या सेल होता है, उसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स पोर्टल पे अपलोड होती है। आपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा पैसा जमा कराया, आपने करंट अकाउंट में बहुत सारा पैसा 1 करोड़ से ज्यादा नगद जमा करा दिया, तो जितने भी ये ट्रांजेक्शंस हैं, ये सारे के सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एआईएस में अपलोड करता है, और वहां से आप देख सकते हैं कि आपकी सारी ट्रांजेक्शंस वहां पे सही तरीके से रिफ्लेक्शन हो रखी है या नहीं हो रखी है। एआईएस में आपके जितने भी रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शंस है वो रिफ्लेक्शन हो रही होती है, लेकिन टीआईएस जो है, टैक्स पेयर्स इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है, समरी है, इसमें वह एआईएस की समरी है, वहां पर सेम चीज है लेकिन वहां पे समरी है। अगर 12 महीने का वहां पे ट्रांजेक्शंस एआईएस में दिया हुआ है, तो टीआईएस में वो खाली एक लाइन में दिया हुआ है कि आपका ये ट्रांजेक्शंस हुआ है। तो ये 3 तरह के स्टेटमेंट हैं, और आपको वहां पर देखने से पता चल जाता है कि आपका सही तरीके से ट्रांजेक्शंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है या नहीं है। तो इसलिए आपको रिटर्न फाइल करने से पहले वहां से मैच करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी क्लियर हो गया होगा एआईएस, टीआईएस और फॉर्म 26AS क्यों ज़रूरी है। सर, एक और चीज़ समझना चाहूँगी फॉर्म 26AS के बारे में, जो आपने बताया कि टीडीएस के रूप में इसे समझ सकते हैं अगर जिनका टीडीएस जो है वो कटता है। अब मान लीजिए कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फ्रीलांस वर्क करते हैं, अब जहाँ से उनकी सैलरी आई या जहाँ से उन्होंने पेमेंट लिया तो उन्होंने टीडीएस काट के दिया, तो तब भी क्या फॉर्म 26AS भरना ज़रूरी है? नहीं, 26AS जो है ये गवर्नमेंट अपलोड करती है, एसएससी को भरना जरूरी नहीं है। और जिस किसी ने भी टीडीएस काटा है उसको क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न फाइल करने की जरूरत होती है, और वो रिटर्न फाइल करने के बाद इंडिविजुअल एसएससी जो हम रिटर्न फाइल करता है उसके 26AS में वो रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो रिफ्लेक्शन होने का मतलब है कि सरकार के पास आपके पैसा जमा हो गया है। ये बेसिकली टीडीएस एडवांस टैक्स होता है, ये फाइनल टैक्स लायबिलिटी नहीं होती है। हम रिटर्न फाइल करते समय अगर आपकी 100 रुपया टैक्स लायबिलिटी होती है और 50 रुपया टीडीएस कटा हुआ है आपका, तो आपको केवल 50 रुपया सरकार को जमा कराने की जरूरत है, 100 रुपया जमा कराने की जरूरत नहीं है। तो ये सरकार के पास आपका डिपॉजिट है पैसा, ये वो स्टेटमेंट है। बिल्कुल। और सर, रिटर्न भरने से पहले फॉर्म 16 और फॉर्म 16A में से किन बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? फॉर्म 16 जो होता है ये सैलरी सर्टिफिकेट होता है। एम्प्लॉयर हर एक महीने टीडीएस काटता है और वो टीडीएस सरकार को जमा कराता है, और हर एक क्वार्टर में वो रिटर्न फाइल करता है टीडीएस की। और रिटर्न फाइल करने के बाद उसने जितना भी सैलरी पर टैक्स काटा वो 26AS में रिफ्लेक्शन हो जाता है। साल पूरा होने के बाद एम्प्लॉयर सैलरी सर्टिफिकेट जो देता है, जिसमें ये लिखा रहता है कि कितनी सैलरी दी और उस पर टैक्स कितना बना, और सैलरी भी जो दी उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे कंपोनेंट्स हो गया, जो बेसिक सैलरी है, डियरनेस अलावेंस है, लीव ट्रेवल अलावेंस है, आपको उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका कटा है। तो इस तरह की सारी चीजें जो हैं ये उसमें लिखी हुई होती हैं। तो वो 16 नंबर में होती है। और 16A जो होता है, 16A जो फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है जो बैंक आपको सर्टिफिकेट देता है, या नन सैलरी डिडक्टर आपको सर्टिफिकेट देता है, जैसे बैंक का ब्याज आपका होता है, तो वो 16A फॉर्म होता है। तो ये दोनों अलग अलग फॉर्म है। 16A केवल सैलरी के लिए होता है और बाकी चीजों के लिए 16A होता है। तो वो साल पूरा होने के बाद हमें मिलता है, और वो फाइनल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है हमारे पास कि हमारा ये ट्रांजेक्शन हुआ था। अगर हमारा 26AS में या एआईएस में या टीआईएस में वो मैच नहीं करता है, तो हमारा 16A जो है वो फाइनल एविडेंस है, और वही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में स्टैंड करेगा। बिल्कुल। सर, आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जॉब नहीं कर रहे हैं लेकिन वो फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं। यूट्यूबर्स हैं जो कि उनका जो इनकम है वो यूट्यूब के जरिए होती है, मेटा के जरिए होती है। अब सर, इनके लिए कौन सा फॉर्म सही है? देखिए, जो यूट्यूबर हैं या फ्रीलांसर कंसल्टेंट हैं, अगर वो रेगुलर काम कर रहे हैं तो ये उनकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। बिजनेस इनकम के लिए इनकम टैक्स एक्ट में ये प्रावधान है कि आप अपना प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, और आपका जो इनकम हो रहा है, इनकम को आप दिखाएं। मान लीजिए आपकी 50 लाख की इनकम है, तो आप दिखाएं 50 लाख मेरी इनकम है, और उस इनकम को अर्न करने के लिए आपके जितने तरह के भी खर्चे हैं, मान लीजिए 15 लाख आपका खर्चा हो गया है, आपने किसी को सैलरी पे रखा हुआ है, आपका कार आपने ले रखी है, उसका डेप्रिसिएशन है, पेट्रोल का खर्चा है, आपने रेंट पे ऑफिस ले रखी है, वो सारे खर्चे लेस होने के बाद जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो आपका प्रॉफिट हो गया।
और उस प्रॉफिट पर आपको अपने स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना होता है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में यह प्रावधान है, जो कंसल्टेंट होते हैं वो एक सेक्शन है 44 ADA, उसमें यह प्रावधान है कि 75 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आप 44 ADA फॉर्म यूज कर सकते हैं। उसमें डीम्ड एक्सपेंडिचर माना जाता है कि 50% इज योर डीम्ड एक्सपेंडिचर, आपने एक्चुअल खर्चा किया हो नहीं किया हो और उसका कोई ब्यौरा देने की जरूरत आपको नहीं है, और इसमें कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत भी नहीं है। तो 44 ADA को यूज करके हम फॉर्म 4 फाइल कर सकते हैं, ITR फॉर्म 4 फाइल कर सकते हैं, और अगर सैलरी इनकम भी है और हमारी कोई अदर इनकम भी है तो फॉर्म 3 भी हम फाइल कर सकते हैं। तो मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा ऐसे फ्रीलांसर से या यूट्यूबर से जिनकी 75 लाख से कम की इनकम है, वो 44 ADA का बेनिफिट उठाएं और उसी के तहत ITR फॉर्म में F4 में या ITR 3 में अपनी रिटर्न फाइल करें, क्योंकि उसमें 50% इज योर डीम्ड एक्सपेंडिचर। तो इस फॉर्म को आप इस फॉर्म को यूज करें और उस पर जो प्रॉफिट आता है उस पर आप टैक्स दें। बिल्कुल। और सर यूट्यूबर्स को या फिर फ्रीलांसर्स को, कंटेंट क्रिएटर जितने भी हैं, अगर उनकी बहुत ज़्यादा इनकम है तो सर उनको फिर ITR फाइल करते टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने की ज़रूरत है? जो फ्रीलांसर हैं या कंसल्टेंट हैं, यूट्यूबर हैं, अगर 75 लाख से ज्यादा की इनकम है, हालांकि 75 लाख से कम इनकम में भी वो ये काम कर सकते हैं कि उनको अपना बैंक स्टेटमेंट पूरा का पूरा उनके पास होना चाहिए। अगर कंसल्टेंट है, इंडिया से इनकम आई है, तो उनको फॉर्म नंबर 16A मिलेगा, जिसमें TDS का पूरा ब्यौरा होगा। अगर इंडिया के बाहर से इनकम आई है तो उनको फॉर्म नंबर 16A नहीं मिलेगा। तो जितना पैसा आया है वो सारा का सारा पैसा उनके पास बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्शन होगा, तो वो सारी की सारी उनकी इनकम हो गई। जो बैंक के थ्रू खर्चे हुए हैं उनके, नगद भी खर्चे अगर होते हैं तो उन खर्चों को वो अपना खर्चा में क्लेम करें, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करें, और उसके बेसिस पर जो भी प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट पर वो रिटर्न फाइल करें। इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपकी 10 करोड़ से ज्यादा की इनकम होती है तो आपको टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत है। अगर टैक्स ऑडिट 10 करोड़ से कम की इनकम होती है तो टैक्स ऑडिट करवाने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें भी एक कैच है कि अगर आप, चूंकि हम ये मान के चलते हैं जो कंसल्टेंट है, यूट्यूबर हैं, वो सारे पैसे उनको बैंक के थ्रू आ रहे हैं, लेकिन अगर उनको नगद पैसे मिलते हैं, कैश पैसे मिलते हैं जो कि 5% से ज्यादा हैं, तो उस केस में उनकी इनकम अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो उनको टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत है। शॉर्ट में मैं ये बताना चाहूंगा कि वो बुक्स अकाउंट्स प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें और उसके बेसिस पर सारे वोचर, सारे बिल्स, सारी डिटेल्स वो रखें अपने पास, और उसके बेसिस पर प्रॉफिट डिटरमाइन करके रिटर्न फाइल करें अपनी और टैक्स पेमेंट करें। बिल्कुल। तो अगर आप यूट्यूबर हैं तो इन बातों का ध्यान आपको रखना है जब भी आप ITR फाइल करें, तो अगर आपकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा है। चलिए अब जी सर, जरूरत है कि अगर कंसल्टेंट या यूट्यूबर की इनकम 20 लाख से ज्यादा होती है जी इंडिया में, तो उनको GST नंबर लेने की भी जरूरत है। और अगर इंटरनेशनल इनकम होती है उनको, जो कि 1 रुपया से भी स्टार्ट हो सकती है, तो भी उनको GST नंबर लेने की जरूरत है। बिल्कुल। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। चलिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर हमारे पास दर्शकों के कुछ सवाल आ गए हैं, जल्दी से उन सवालों को हम शामिल कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम समझेंगे कि आखिरकार क्या प्रोसेस है हम तक अपने सवाल पहुंचाने का। जल्दी से चलिए पहले सवाल लेते हैं। सर, देहरादून से सवाल आया है, सुरेंद्र शर्मा का ये सवाल है। उन्होंने पूछा है कि मैं पिछले साल ITR दाखिल नहीं कर पाया, अब मुझे क्या करना होगा। और सर, एक और इसी से जुड़ा हुआ सवाल मेरा भी, कि मान लीजिए किसी ने एक बार ITR जो है वो फाइल कर दिया और उसके बाद 2-3 साल तक वो नहीं कर पाया किसी कारणवश, अब उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या उन्हें करना चाहिए अगर वो दोबारा से ITR फाइल करते हैं तो? देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न समय पर फाइल करना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कभी कभी होता है किसी कारणवश रिटर्न फाइल नहीं हो पाई। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में यह प्रावधान है, एक ITR U आप फाइल कर सकते हैं पिछले 4 सालों तक बैक में जाकर के, 4 साल तक का ITR अपडेटेड, U मींस अपडेटेड, वो फाइल कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने मार्च 25 की आपने रिटर्न फाइल नहीं करी और उसको अब आप करना चाहते हैं, तो ITR U फाइल कर सकते हैं। उस पर आपको जो नॉर्मल टैक्स होता है
मान लीजिए 100 रुपया टैक्स होता है और ITR यू फाइल करना है, तो आपको उस पर कुछ अमाउंट बढ़ा करके 10% बढ़ा करके टैक्स देना होगा आपको। एक तरीके से पेनल्टी है ये। अगर आप 2 साल बैक जाना चाहते हैं तो उसमें परसेंटेज आपको बढ़ के 20 से 25% हो जाता है। आप 4 साल बैक जाना चाहते हैं, आपको परसेंटेज 70% आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ सकता है। तो ITR यू आप फाइल कर सकते हैं और अपने आप को रेगुलर कर सकते हैं। अदरवाइज इनकम टैक्स एक्ट में यह प्रावधान है, एक सेक्शन 148A है। 148A के तहत जो 1961 का एक्ट, अब तो नया 2025 का एक्ट आ गया है, तो पुराने एक्ट में 148 है, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अगर ये इंफॉर्मेशन है कि किसी एसएससी ने उसके पास इनकम और रिटर्न फाइल नहीं करी, तो वो नोटिस इशू कर देते हैं 148 में। और उस नोटिस के तहत विद इन 1 मंथ जो है एसएससी को रिटर्न फाइल करनी होती है, अपनी कंपल्सरीली रिटर्न फाइल करनी होती है। और उस रिटर्न के बाद उसकी कंपल्सरी स्क्रूटनी होती है, एग्जामिनेशन, सारी चीजें होती है। तो ये 2 अलग अलग प्रावधान है इनकम टैक्स एक्ट में। ITR यू जो है 2 साल बैक तक का आप फाइल कर सकते थे, लेकिन पिछले बजट में निर्मला सीतारमण जी ने इसको 4 साल बैक कर दिया है। ओके, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंदौर से सवाल आया है सर विकास यादव का। इन्होंने पूछा है कि मुझे पोस्ट ऑफिस स्कीम में इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा और उसके बाद अब इनको 20,000 रुपए का ब्याज मिला है। इनका सर पूछना है कि क्या पूरी रकम मेरी आय में जुड़ेगी? देखिए, पोस्ट ऑफिस स्कीम में इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें जो उनको ब्याज मिलता है, वो ब्याज में 3,500 रुपया तक उस पर टैक्स नहीं लगता है। वो सेक्शन 10 के भीतर वो एग्जेम्प्ट है, वो इनकम ही नहीं मानी जाती है। लेकिन उससे ज्यादा अगर ब्याज लगता है तो उनको उस पर टैक्स ब्याज अपने पास इनकम टैक्स बैंक से भी आ सकता है, सेविंग्स बैंक अकाउंट में भी जा सकता है, FD से आ सकता है। उसके लिए हमारे इनकम टैक्स एक्ट में यह प्रावधान है कि आपको जितना भी ब्याज आता है, आपको 60 साल से जिनकी उम्र कम है उनको 10,000 तक की छूट मिलती है, उनको 50,000 तक की छूट मिलती है। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सवालों का जो जवाब है वो मिल गया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप अपना सवाल कैसे पूछ सकते हैं, चलिए जल्दी से वो प्रोसेस हम जान लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो और सवाल आप हम तक पहुंचाएं और उस सवाल का जवाब हम आप तक पहुंचा दें। देखिए, आपको सबसे पहले पासबुक द सेविंग शो, क्योंकि हमारे शो का नाम है, आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना है PASS व्हाट्सएप पर, और उसके बाद आपको टाइप कर देना है अपना सवाल, भेज देना है 9354027995 पर। और इसके अलावा आप YouTube के जरिए, Facebook के जरिए, एक्स हैंडल के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए सर, सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट पर मिलने वाली छूट और टैक्स रूल्स जो हैं वो क्या हैं, वो भी एक बार समझा दीजिए। हाँ, जैसा मैंने अभी बताया आपको, सेविंग्स अकाउंट पर हमें जो ब्याज मिलता है, तो वो ब्याज में एक कट ऑफ है, एज फैक्टर है 60 साल। 60 साल के कम उम्र के जो एसएससी हैं उनको 10,000 रुपया की छूट मिलती है। और 60 साल से ज्यादा उम्र के जो एसएससी हैं उनको 50,000 रुपया की छूट मिलती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप किस टैक्स रेजिम में रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ये छूट आपको पुरानी रेजिम में मिलती है, जिसका आज के दिन कोई रिलेवेंस नहीं रह गया है। नई टैक्स रेजिम में किसी भी तरह की कोई छूट सेविंग्स बैंक अकाउंट या FD के इंटरेस्ट पे नहीं मिलती है। बिल्कुल सर, कुछ लोग मानते हैं कि FD पर TDS कटने के बाद भी उसे रिटर्न में दिखाना जरूरी है। देखिए, TDS पर TDS अमाउंट जो है वो आपका टैक्स क्रेडिट है सरकार के खजाने में। तो आप जब तक रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तब तक आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, या आपका जो टैक्स बनता है उस टैक्स से वो एडजस्ट नहीं हो सकता। तो रिटर्न फाइल करने से हम सरकार को इंटीमेशन देते हैं कि हमारा इतना रिफंड बन रहा है, आप हमें रिफंड दे दीजिए, और या हमारा टैक्स बन रहा है तो हम टैक्स जमा करा रहे हैं TDS को एडजस्ट करके। तो इसलिए रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। बिल्कुल। और सर, म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें, म्यूचुअल फंड को क्या एक ही फंड हाउस की एक स्कीम में स्विच करने को भी क्या कैपिटल गेन माना जाएगा? बिल्कुल। जैसे ही हम उसको सेल आउट करते हैं, चाहे सेम स्कीम में करें हम म्यूचुअल फंड की, जैसे ही सेल करते हैं वो ट्रांसफर माना जाएगा। और ट्रांसफर जैसे ही होता है ये कैपिटल गेन उस पर इफेक्टिव हो जाता है, और कैपिटल गेन टैक्स हमें लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जो भी होता है वो हमें देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, अगर किसी बच्चे के नाम पर FD, म्यूचुअल फंड या फिर कोई बाकी इन्वेस्टमेंट है, तो किन परिस्थितियों में ये जो आय है वो माता पिता की इनकम में जोड़ी जाती है? देखिए, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उन बच्चे
कि दो चीजें देखनी होती है, वो अपने स्किल बेस्ड इनकम ले रहा है या उनकी पैसिव इनकम है, जैसे एफडी से इंटरेस्ट हो गया, बैंक से इंटरेस्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट इनकम हो गई। एक ये हो सकता है, दूसरा बंदा पर्सन जो है, माइनर जो है, वो क्रिकेटर है, एक्टर है, तो दोनों में डिफरेंशिएट होता है। Okay. जो बच्चा पैसिव इनकम है, जैसे इंटरेस्ट इनकम है उनकी बैंक से या एफडी से उनकी इंटरेस्ट इनकम है, तो उनकी जो इनकम होती है वो उनके पेरेंट्स के अकाउंट में क्लब हो जाती है। सेक्शन 64 है इनकम टैक्स एक्ट में, पुराने एक्ट में, वो क्लब हो जाती है। और जिस पेरेंट्स की हाई इनकम होती है, मदर या फादर, वो उनके उनमें क्लब होती है, उनको उस पर टैक्स देना होता है। लेकिन जो एक्टिव इनकम होती है, जो एक्टर हैं बच्चे, जो क्रिकेटर हैं, उनको अपनी खुद की रिटर्न फाइल करनी होती है, उनकी इनकम क्लब नहीं होती है। जब इनकम क्लब हो जाती है पेरेंट्स में, तो पर चाइल्ड 1,500 रुपया की उनको छूट भी मिलती है वहां पर। और सर, अगर बच्चा नाबालिग है और वो खुद से अगर अर्न कर रहा है, क्योंकि अभी तो हम देखते हैं कि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि जो 18 साल से कम एज उनकी है और फिर भी वो अच्छा खासा अर्न करे, क्योंकि वो खुद ही वो कंटेंट क्रिएटर हैं, तो भी क्या उनको अलग से ही आईटीआर फिर फाइल करने की जरूरत है? नहीं, अगर वो कंटेंट क्रिएटर है या फिर कोई बिजनेस कर रहा है, कहीं से उसको इनकम आ रही है, तो जो भी उस पर इनकम होगी वो उनके पेरेंट्स में क्लब हो जाएगी और पेरेंट्स को ही टैक्स देना होगा उस पर। केवल ये चीज देखने वाली चीज है कि अगर कोई स्पेशल स्किल है बच्चे में, जैसे मैंने पहले ये टर्म यूज किया कि एग्जाम्पल के लिए क्रिकेटर है या एक्टर है या कोई गेम्स खेलता है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव है, तब उसकी खुद की रिटर्न फाइल होगी, वो इनकम क्लब नहीं होगी। ओके, ठीक है सर। अगर एआईएस में ऐसा बैंक इंटरेस्ट, शेयर ट्रांजैक्शन या प्रॉपर्टी डील दिखाई दे तो टैक्स पीरियड से संबंधित नहीं है, तो उसे सुधारने की फिर क्या प्रोसेस है सर? देखिए, इनकम टैक्स के पोर्टल पर हम जा सकते हैं इस सिचुएशंस में, और उस पोर्टल पर अपना लॉगिन करने के बाद हम वहां पे एआईएस लिखा हुआ आएगा, उसको क्लिक कर सकते हैं। वहां पर हमारी एआईएस में सारी इंफॉर्मेशन जो आ रही है वो रिफ्लेक्शन होगी। वहां पर ये पॉइंट मिलेगा मेरे को, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, या हम उसको क्लेरिफाई करना चाहते हैं, तो हम उसको क्लेरिफाई कर लें। अगर हमारा है तो हम एक्सेप्ट कर दें, हमारा नहीं है, अगर हमारे से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस नहीं है तो हम उसको मना कर दें कि इट डजंट बिलोंग टू अस, और या उसमें रेक्टिफिकेशन की जरूरत है तो वहां पर क्लेरिफाई कर दें कि यहाँ पर आपने ज्यादा अमाउंट लिख दिया, कम अमाउंट होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और वो वहां पर उसको सुधार लेंगे। इनकेस अगर नहीं सुधारते हैं तो हम हमारी रिटर्न जो है सही फैक्ट्स के साथ ही फाइल करें, और बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सेक्शन 154 के तहत हम रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल सर। 3 टर्म्स हैं, रिवाइज, बिलेटेड और अपडेटेड रिटर्न। इन तीनों में सर क्या डिफरेंस है? देखिए, एक ओरिजिनल रिटर्न होती है जो ड्यू डेट से पहले फाइल कर दी जाती है, जो अभी 31 जुलाई को जो सैलरीड एम्प्लॉइज जो फाइल करेंगे वो ओरिजिनल रिटर्न मानी जाती है। ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने के बाद जो रिटर्न फाइल होती है उस रिटर्न को बिलेटेड रिटर्न कहते हैं। बिलेटेड रिटर्न मतलब ड्यू डेट के बाद फाइल की गई है। बिलेटेड रिटर्न जो है 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक जो रिटर्न फाइल की जाएगी वो बिलेटेड रिटर्न होती है, और बिलेटेड रिटर्न में पेनल्टी लगती है फाइल करते समय। ओरिजिनल रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न में अगर कोई किसी तरह की गलती रह गई है तो उस गलती को हम 31 मार्च 2027 तक रिवाइज कर सकते हैं, और जो रिटर्न फाइल करेंगे उसको हम रिवाइज रिटर्न कहते हैं। रिवाइज रिटर्न केवल एक बार फाइल की जा सकती है। बिल्कुल। और सर, अपडेटेड रिटर्न एक बार बता दीजिए वो भी। हाँ, अपडेटेड रिटर्न जैसे मैंने पहले बताया कि अपडेटेड रिटर्न जो है, अगर पिछले सालों की रिटर्न, अगर 4 साल तक की रिटर्न फाइल नहीं हुई है तो वो रिटर्न हम फाइल कर सकते हैं आईटीआर यू के माध्यम से, जिसमें एडिशनल टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, और 4 साल तक के हम रिकॉर्ड अपने अपडेट कर सकते हैं, और उसको अपडेटेड रिटर्न को रिवाइज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, तो अपडेटेड रिटर्न को रिवाइज नहीं किया जा सकता। कुछ दर्शकों के सवाल आ गए हैं। हैदराबाद से सवाल आया है सर, तुलिका राव का ये सवाल है। उन्होंने पूछा है कि मुझे ऑफिस टूर खर्च के लिए 1 लाख रुपए का रिइंबर्समेंट मिला है, क्या ये मेरी इनकम में शामिल होगा? देखिए, रिइंबर्समेंट ऑफिस खर्च के लिए जो मिलता है वो इनकम नहीं है।
इनकम टैक्स एक्ट में दो टर्म आते हैं, रिम्बर्समेंट एंड अलाउंसेज। जो अलाउंसेज मिलता है वो फिक्स अलाउंसेज मिलता है, वो इनकम का पार्ट बन जाता है। लेकिन रिम्बर्समेंट किसी भी तरीके का जो ऑफिशियल ड्यूटी करते समय हम लोग खर्च करते हैं और ऑफिस से क्लेम बैक करते हैं, प्रोवाइडेड हमारे पास सारे खर्चे के बिल होने चाहिए, वो कंपनी के नाम से होने चाहिए, तो जो रिम्बर्समेंट है वो हमारी इनकम नहीं होगी, उस पर कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। अगला सवाल सर चंडीगढ़ से है, प्रमिला जोशी का ये सवाल, उन्होंने पूछा है कि क्या नोटिस मिलने के बाद मुझे रिफंड लौटाना पड़ा तो क्या इस पर भी ब्याज या जुर्माना लगेगा? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा। अभी कुछ समय पहले तक ऐसा होते आ रहा था कि और अभी भी हो रहा है कि बहुत सारे टैक्स एसएससी इनकम टैक्स से रिफंड लेने के लिए गलत क्लेम रिटर्न फाइल कर देते हैं और खर्चे ज्यादा दिखा देते हैं, डिडक्शंस एग्जम्पशंस क्लेम कर लेते हैं जो उनका एक्चुअल में नहीं होता। इन्वेस्टमेंट उन्होंने 1,50,000 किया ही नहीं है, उन्होंने शो कर दिया। उन्होंने इस तरह के केसेस आए हैं, पॉलिटिकल डोनेशन किया उन्होंने, और जो कि बोगस पॉलिटिकल डोनेशन उन्होंने कर दिया, गलत जगह कर दिया, डोनेशन गलत जगह कर दिया, जिनके पास एटीजी का सर्टिफिकेट नहीं है। तो इस तरह के अगर जो भी हमने रिटर्न फाइल कर दी और रिफंड ले लिया, और जब उनको बाद में पता चलता है, रियलाइज होता है कि हमें नुकसान हो सकता है, तो उनको वो रिफंड वापस करना पड़ेगा, रिवाइज रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, और इसके लिए उनको जो 0.5% पर मंथ ब्याज उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चार्ज करेगा उनसे। वर्स्ट केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनका केस स्क्रूटनी में 143 सबसेक्शन 2 में खोल सकता है, और 140 और या 144 में जो है एक्स पार्टी असेसमेंट उनका कर सकता है, और उस पर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी भी लगा सकता है। पेनल्टी जो है 50% से लेके 200% तक पेनल्टी लग सकती है। बिल्कुल सर, एक और सवाल आया है, पल्लवी मखीजा का सवाल है रोहतक से। इन्होंने पूछा है कि 31 जुलाई से पहले रिवाइज्ड रिटर्न भरने पर भी पेनल्टी देनी होगी? नहीं, ड्यू डेट से पहले आप अगर रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं तो कोई पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है। और एक चीज मैं क्लेरिफाई कर दूं, रिवाइज रिटर्न कैन बी फाइल एनी नंबर ऑफ टाइम्स बिफोर 31 दिसंबर। कितने बार भी हम फाइल कर सकते हैं, उसको करेक्ट करते हुए उसमें रीजन देना पड़ता है कि हमने क्यों रिवाइज रिटर्न फाइल करी है। लेकिन रिवाइज रिटर्न हम फाइल कर सकते हैं और कोई पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है रिवाइज रिटर्न फाइल करते समय। बिल्कुल। और अपडेटेड रिटर्न अगर फाइल करते हैं तो रिवाइज रिटर्न जो है वो सर वो फाइल नहीं होता है, राइट? उस पे बिल्कुल। सर, अब आखिरी तारीख का इंतजार जो लोग कर रहे हैं उन लोगों के लिए आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बार एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया कि जो सैलरीड एम्प्लॉय हैं उनके लिए 31 जुलाई लास्ट डेट रखी है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की, और जो बिजनेस करते हैं, जिनके बिजनेस इनकम छोटा बिजनेस इनकम है, टैक्स ऑडिट नहीं होती है, उसकी 30 अगस्त उनकी डेट रखी है, जबकि पिछले साल तक जो है दोनों डेट 31 जुलाई होती थी। मैं सबको, सारे टैक्स पेयर को, एसएससी को यह कहना चाहूंगा कि लास्ट मोमेंट का इंतजार आप न करें, क्योंकि हमने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में देखा है, जब से इनकम टैक्स ऑनलाइन हुआ है, कि लास्ट मोमेंट में सर्वर उनका बैठ जाता है और रिटर्न फाइल नहीं होती है, या देर से होती है, ग्लिचेज आ जाते हैं, आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन लास्ट मोमेंट में नहीं हो पाती है, कलेक्शंस करके आप अपने सीएस को नहीं दे पाते हैं। तो लास्ट मोमेंट का वेट एकदम नहीं करें, पहली चीज। दूसरी चीज, रिटर्न फाइल करते समय अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का, अपने टैक्स कंसल्टेंट की मदद जरूर लें। कहते हैं सेल्फ मेडिकेशन इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है और इस पर कोई भी किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लें। अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प जरूर लें और उसके बाद ही रिटर्न फाइल करें। बिल्कुल, तो सीए की हेल्प लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, एक आखिरी सवाल, टैक्स नोटिस पेनल्टी से बचने के लिए फाइलिंग से पहले कौन से 5 ऐसे ज़रूरी चेक्स हैं जो करने चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि रिटर्न फाइल आप जब करते हैं तो रिटर्न सही रिटर्न फाइल होनी चाहिए। इस चीज को इंश्योर करने के लिए आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास होने चाहिए, जैसे फॉर्म नंबर 16A, बैंक से आपको जो ब्याज मिला उसका सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट में वो रिफ्लेक्शन होना चाहिए, या आपके पास 16A होना चाहिए या सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट आप क्लेम करते हैं, अगर फॉल्ट रेजिम में रिटर्न फाइल करते हैं, इन्वेस्टमेंट के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपने इंश्योरेंस करवाया है, इंश्योरेंस प्रीमियम के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए।
आपने बच्चों की स्कूल फीस पेमेंट करी है, उसके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। आपके पास रेंटल इनकम आ रही है, आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए आपके पास। ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास। और एक चीज आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है, जो 31 जुलाई के बाद जो अगस्त में जो बिजनेस वाले हैं, अगर 44 AG ऑप्ट करते हैं तो उनको जो है 44 AG में बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। केवल 8% या 6% उनकी इनकम मानी जाती है, तो उसको यूज वो जरूर करें। छोटे जो SSC होते हैं उसको जरूर यूज करें। और बार बार मैं ये कहना चाहूंगा, किसी भी सिचुएशन में अपने टैक्स एक्सपर्ट की और चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प जरूर लें। बिल्कुल बिल्कुल, और हम भी यही सलाह देंगे कि आप सीए की हेल्प ज़रूर लें, और हेल्प लेने से बिल्कुल भी आप हिचकिचाएं नहीं। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो देखिए, आईटीआर फाइलिंग सिर्फ सैलरी और टैक्स की जानकारी भरने की प्रक्रिया नहीं है, ये आपकी पूरी फाइनेंशियल एक्टिविटी का सही डिस्क्लोजर है। फॉर्म 16 AIS, TIS, फॉर्म 26 AS, बैंक इंटरेस्ट और कैपिटल गेन्स का मिलान करके ही रिटर्न दाखिल करें। सही फॉर्म चुनें, सभी इनकम सोर्सेज रिपोर्ट करें और फाइलिंग के बाद रिटर्न को समय पर वेरीफाई करना बिल्कुल मत भूलें। गलती मिले तो उसे बिल्कुल भी आप नेग्लेक्ट ना करें, उसके बजाय आप निर्धारित समय में करेक्शन कर लें। इसी समझ के साथ हम फिर मिलेंगे पासबुक द सेविंग शो में एक अलग नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।